गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा है समाज। समाज में मैंने आपको मैकाइवर की अवधारणा या मैकाइवर ने जो समाज की विशेषताएं बताई हैं उसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे समाज की कुछ प्रमुख विशेषताएं। समाज की प्रमुख विशेषताओं में सबसे पहले बात करते हैं तो जैसे आपको परिभाषा बताई थी कि समाज क्या है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। इसी के आधार पर जो पहली विशेषता है कि समाज अमूर्त है। संबंधों का जो जाल है क्या है। संबंध कैसे होते हैं? दिखाई देते हैं? संबंध दिखाई नहीं देते, वो केवल महसूस किए जाते हैं। इसलिए उसके आधार पर जो बनने वाली व्यवस्था है वो अमूर्त है। क्योंकि संबंध अमूर्त हैं तो संबंधों पर आधारित व्यवस्था भी अमूर्त है। क्योंकि वाइट ने बताया कि समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है, बल्कि यह समूह के बीच स्थापित संबंधों की व्यवस्था पर आधारित है। इसे हम केवल अनुभव कर सकते हैं। सामाजिक संबंधों के आधार पर जो निर्मित समाज है वो भी अमूर्त है। और क्योंकि संबंध क्या है, सामाजिक संबंध क्या है, वो जटिल होते हैं। समाज सामाजिक संबंधों पर आधारित है और जो ये संबंध हैं वो अमूर्त होते हैं। र्यूटर ने लिखा है कि जिस प्रकार जीवन एक वस्तु नहीं है बल्कि जीवित रहने की एक प्रक्रिया है, उसी प्रकार समाज जो है वो एक वस्तु नहीं है बल्कि संबंध स्थापित करने की एक प्रक्रिया है। तो समाज क्या है, वो अमूर्त है। दूसरा, समाज में पारस्परिक जागरूकता, क्योंकि संबंधों पर आधारित है और बिना जागरूकता के संबंध नहीं बन सकते। और जब संबंध नहीं होंगे तो समाज भी नहीं होगा। जब तक हम किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति से चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से परिचित नहीं होंगे तब तक उनमें जागरूकता नहीं पाई जा सकती। क्योंकि एहसास हमें जब तक नहीं होगा उसके प्रति कोई हमारा संबंध पैदा नहीं होगा, अंतःक्रिया नहीं होगी। और जब अंतःक्रिया नहीं होगी तो वहाँ पर संबंध भी नहीं होगा। अतः सामाजिक संबंधों के लिए पारस्परिक जागरूकता का होना आवश्यक है। और इस जागरूकता के आधार पर जो निर्मित संबंध होते हैं उन संबंधों की जटिल व्यवस्था को ही समाज कहते हैं। तो समाज क्या है, अमूर्त है। समाज में पारस्परिक जागरूकता देखने को मिलती है। उसके अलावा समाज में सहयोग और संघर्ष, यानी कि समाज में दो तरह की शक्तियां हैं। प्रथम वे शक्तियां जो मनुष्यों को एकता के सूत्र में बांधती हैं। बांधने वाली शक्ति को हम क्या कहेंगे, सहयोग। दूसरी वे शक्तियां जो मनुष्यों को एक दूसरे से अलग करती हैं, वो क्या है, संघर्ष। झगड़ा होता है तो एक दूसरे से अलग होते हैं। और ये दोनों तत्व ही समाज के लिए आवश्यक हैं। क्योंकि कोई भी समाज ऐसा नहीं है जिसमें केवल सहयोग हो और या जिसमें केवल संघर्ष ही संघर्ष हो। प्रत्येक समाज में सहयोग और संघर्ष सार्वभौमिक प्रक्रिया के रूप में पाए जाते हैं। यानी कि आदिम समाज से लेकर के आधुनिक समाज तक हम किसी को भी देखेंगे तो प्रत्येक समाज में सहयोग और संघर्ष देखने को मिलते हैं। मनुष्यों और समूहों को अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग
करना पड़ता है। लेकिन जब वो ऐसा नहीं कर पाते तो उन्हें संघर्ष का भी सहारा लेना पड़ता है। इसमें अगर हम पहले सहयोग की बात करते हैं तो प्रत्येक कार्य का जो उद्देश्य या उसकी सफलता है वो सहयोग पर आधारित है। चाहे वो पारिवारिक समूह हो, राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक, कोई भी क्षेत्र हो, इसमें हमें सहयोग देखने को मिलता है। क्योंकि सहयोग के अभाव में कोई भी परिवार या कोई भी समूह अपने इच्छित लक्ष्यों को पूरा नहीं कर सकता, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे वो कोई आर्थिक संगठन हो। तो वहाँ पर हमें सहयोग की आवश्यकता होती है। दूसरी बात होती है संघर्ष की। समाज में सहयोग के साथ साथ जो विभिन्न संगठन हैं उनमें संघर्ष भी देखने को मिलता है। और संघर्ष का कारण क्या है? व्यक्ति की शारीरिक, व्यक्तिगत भिन्नताएं, सांस्कृतिक भिन्नताएं, विरोधी स्वार्थ और स्वार्थों का टकराना, तीव्र गति से होने वाले परिवर्तन, व्यक्ति की रुचि, स्वभाव, चरित्र सबके अलग अलग होते हैं। उनका रहन सहन, वेशभूषा, आचार विचार संबंधी अंतर हमें देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार अलग अलग धर्म हैं, संप्रदाय हैं, मत हैं, ये भी अलग अलग होते हैं। एक समाज की संस्कृति से दूसरी समाज की संस्कृति में भी अंतर देखने को मिलता है। एक समूह के लोगों के स्वार्थ दूसरे लोगों से भी अलग होते हैं, वो आपस में टकराते हैं। सामाजिक परिवर्तन की गति के कारण से व्यक्ति और समूह कई बार इनसे समायोजन नहीं कर पाते और अनुकूलन नहीं कर पाते। और ये विभिन्न प्रकार की जो भिन्नताएं हैं, स्वार्थ हैं, सामाजिक परिवर्तन के उसमें हमें संघर्ष के रूप में देखने को मिलते हैं। और वहीं पर संघर्ष होता है जहां हम परिस्थितियों से अनुकूलन नहीं कर पाते हैं। मानव समाज में सहयोग और संघर्ष मानव सभ्यता के विकास के प्रत्येक स्तर पर देखने को मिलता है। यानी कि चाहे आधुनिक युग हो, चाहे जो है आदिम समाज हो, प्रत्येक समाज के अंदर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। और जहाँ सहयोग है वहाँ संघर्ष भी है। संघर्ष कई बार अन्याय, अत्याचार, शोषण को समाप्त करने में भी मदद करता है। लेकिन समाज में संघर्ष के बजाय सहयोग का अधिक महत्व होता है, क्योंकि मानव इतिहास जो बताता है वो ये बताता है कि मानव ने जितना समय संघर्ष में बिताया उससे कहीं अधिक समय सहयोग और शांति में बिताया है। यानी कि जो संघर्ष है वो सहयोग के अधीन है। दोनों चीज़ें देखने को मिलती हैं, सहयोग भी है और संघर्ष भी है। लेकिन जो संघर्ष है वो सहयोग के अंतर्गत, अधीन उसके देखने को मिलता है। कि समाज में, जिस समाज में संघर्ष के बजाय सहयोग जितनी अधिक मात्रा में पाया जाएगा वो समाज उतना ही संगठित होगा। उसके अलावा समाज सदैव परिवर्तनशील और जटिल व्यवस्था है। यानी कि समाज की एक विशेषता ये भी समाज एक सा नहीं रहता। हम आदिम काल से आधुनिक तक हम देखते हैं तो जैसा समाज तब था वैसा समाज आज नहीं है। यानी कि समाज की जो प्रकृति है वो परिवर्तनशील है। और सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक प्रक्रिया किसे कहते हैं? जो हर समय हर काल में चलती रहती है, उसके कारण बदलते रहते हैं। विभिन्न कारणों से सामाजिक संबंधों में परिवर्तन आता है, व्यक्तियों के पद बदलते हैं, भूमिकाएं बदलती हैं, पारस्परिक अपेक्षाएं भी बदलती हैं और इन सबके परिणाम स्वरूप समाज बदलता है। समाज की संरचना में परिवर्तन आता है। कोई भी समाज आज ठीक वैसा समाज नहीं है जैसा वो 1 वर्ष पहले था या 1000 वर्ष पश्चात होगा। चाहे वैदिक काल की बात करें, चाहे हम आधुनिक समय की बात करें। उसके अलावा समाज एक जटिल व्यवस्था है। जटिल व्यवस्था इसलिए है कि सामाजिक संबंधों से निर्मित है
और एक ही व्यक्ति विभिन्न प्रकार के संबंधों से, विभिन्न व्यक्तियों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है और संबंध के आधारों पर ही उसकी पद और भूमिका निर्धारित होती है। साथ ही व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की अपेक्षाओं को ध्यान में रख करके व्यवहार करता है। जब एक व्यक्ति अनेक प्रकार के सामाजिक संबंधों में बंधा होता है तो निश्चित तरीके से एक दूसरे के साथ संबंधों और जो अपेक्षाएं हैं उनको ध्यान में रख करके जब व्यवहार करता है तो लाखों करोड़ों व्यक्तियों के सामाजिक संबंधों, उनकी परिस्थिति, उनकी भूमिकाएं, पारस्परिक अपेक्षाओं के आधार पर निर्मित होने वाली व्यवस्था निश्चित रूप से जटिल होगी, क्योंकि एक तो संबंध दिखाई नहीं देते, दूसरे परिवर्तनशील है और संबंध भी एक प्रकार के नहीं होते, विभिन्न प्रकार के संबंध होते हैं। उसके अलावा समाज अन्योन्य आश्रितता पर आधारित। अन्योन्य आश्रितता मतलब होती है कि समाज जो है एक दूसरे पर आधारित है। मानव जीवन, सभ्यता और संस्कृति मानव समाज की उन्नति का प्रमुख आधार हैं। समाज सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था, विभिन्न प्रकार के सामाजिक संबंध एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। मनुष्य को अपनी प्राणिशास्त्रीय या शारीरिक, आर्थिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक दूसरे पर आश्रित रहना होता है, दूसरों के साथ संबंध स्थापित करना होता है। यानी कि अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे वो आदिम से आदिम समाज हो, छोटे से छोटा समाज हो, सरल से सरल समाज हो। सेक्स संतुष्टि के लिए, शिकार, जीवन रक्षा के लिए उसे दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। आधुनिक जटिल समाज हैं, उनमें तो श्रम विभाजन के बढ़ने के कारण से मनुष्य और साथ ही समाज के विभिन्न अंग एक दूसरे पर और ज़्यादा निर्भरता उनकी बढ़ी है। समाज का जो प्रारंभिक रूप था, परिवार के विभिन्न सदस्यों के बीच आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पारस्परिक निर्भरता दिखाई देती है और आज तो जीवन के सभी क्षेत्रों में पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है, जिसे हम अन्योन्य आश्रितता कहते हैं। और इसका प्रमुख कारण क्या है कि मनुष्य का अपने आप में अपूर्ण होना या उसकी शक्ति का सीमित होना। मनुष्य में शक्ति तो है लेकिन इतनी नहीं कि वो सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। वह स्वयं केवल अपने तक सीमित रहकर सभी आवश्यकताओं या इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकता। इसीलिए ये कहा गया है कि समाज अन्योन्य आश्रितता पर आधारित है। उसके अलावा समाज मनुष्यों तक सीमित नहीं है, यानी कि जहाँ जीवन है वहाँ समाज है। समाज मनुष्यों तक सीमित न होकर पशु पक्षियों में भी हमें देखने को मिलता है और सभी जीवधारियों में अपने अपने समाज होते हैं। जो निम्न जीवधारियों में भी जागरूकता, सहयोग का भाव देखने को मिलता है। उसी तरह से उच्च स्तरीय जो जीवधारी होते हैं उनमें भी अपने अपने समाज पाए जाते हैं। चाहे चींटी हो, मधुमक्खी, ये सब भी आप देखेंगे एक झुंड में चलते हैं। इसमें से अन्य पशु पक्षी का सामाजिक जीवन की अनेक विशेषताएं देखने को मिलती हैं और सामाजिक संपर्क, सामाजिक जागरूकता, पशु भी जो होते हैं जैसे हाथी है, गाय है, नर वानर हैं, इनके भी एक निश्चित समाज होते हैं और इनमें भी सहयोग भी देखने को मिलता है, उनमें पारस्परिकता भी देखने को मिलती है और अपनी प्रकृति स्वभाव संबंधी आवश्यकता, जीवन रक्षा, अपनी जाति को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखने की इच्छा के कारण पशु पक्षियों में समाज की उत्पत्ति और विकास होता है। जो उच्च स्तरीय प्राणी हैं, चाहे जैसे बंदर, चिंपांजी, इनमें भी एक झुंड में रहने की या अपने हितों के प्रति एक सचेतता हमें देखने को मिलती है। यानी कि
एक तरह से जागरूकता का भाव या सामूहिकता का भाव इनमें हमें दिखाई देता है। इसलिए ये बात कही जाती है कि समाज जो है वो मनुष्यों तक सीमित नहीं है। इसके अलावा समाज में समानता और असमानता, जिस तरह से समाज में सहयोग और संघर्ष जो है दोनों देखने को मिलती है, इसी तरह से समाज में समानता और असमानता भी हमें देखने को मिलती है। कोई भी समाज ऐसा नहीं है जो पूरी तरह से समान हो, या कोई भी समाज ऐसा नहीं है जो पूरी तरह से असमान हो। जब तक हम किसी न किसी मात्रा में समान नहीं होंगे, तब तक एक दूसरे से संबंधित होने या इकट्ठा रहने का प्रश्न ही नहीं होता। क्योंकि जब हम समान हैं, हमारी रुचि समान है, मस्तिष्क की दृष्टि से, शरीर की दृष्टि से, तभी हम एक दूसरे के निकट हैं। उसके अलावा असमानता, अगर अब हम सभी समान होंगे तो हमारे जो संबंध होंगे वो सीमित होंगे। हमारी बुद्धि, हमारा शरीर, हमारा रुचि एक जैसी होगी तो हम किसी को क्या दे पाएंगे और क्या किसी से ले पाएंगे। फिर तो हमारे संबंध सीमित हो जाएंगे, जैसे चींटी और मधुमक्खियों के होते हैं। और उसमें ऐसी दशा में आपसी लेन देन या पारस्परिक आदान प्रदान बहुत कम होता है। वे एक दूसरे को बहुत कम सहायता दे पाते हैं। लिंग भेद असमानता का उदाहरण है, और इसी भेद के कारण से प्रजनन या संतानोत्पत्ति संभव हो पाई है। समाज में असमानता के पाए जाने के कारण ही हम प्रत्येक से कुछ लेते हैं और बदले में कुछ देते हैं, चाहे वो परिवार हो, चाहे मित्र मंडली समूह हो, समिति, समुदाय, सभी में हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। हमारी शारीरिक बनावट, लिंग भेद, स्वभाव, प्रकृति संबंधी भेद, रुचि, योग्यता, क्षमता संबंधी भेद, ये विभिन्न असमानताओं के कारण ही जो है विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। यानी कि जो जैसे किसी की संगीत में रुचि है, कला में रुचि है, गायन में रुचि है, किसी की तबले में रुचि है, किसी खेल में रुचि है, कोई क्रिकेट खेलना पसंद करता है, कोई हॉकी खेलना पसंद करता है। इसी के कारण से ये विभिन्न चीज़ें हमारे सामने आती हैं, विभिन्न कलाओं का प्रस्फुटन होता है, और इसी के कारण से हम जिसमें जो योग्यता है उसका लाभ उठा पाते हैं। लेकिन समाज में असमानता के साथ साथ जो असमानता है वो समानता के अधीन है, यानी कि पहले सहयोग है और फिर संघर्ष है। यही कारण है कि हमारे जो उद्देश्यों को प्रभावपूर्ण ढंग से पूरा करने के लिए हम आपस में कार्यों को बांट लेते हैं, और समान आवश्यकताओं के कारण ही असमान कार्यों को पूरा करने के लिए लोग इकट्ठे होकर एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। तो इस तरह से समाज के अंदर समानता जो है, असमानता जो है वो समानता के अधीन होती है। यानी कि विभिन्न एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए विभिन्न लोग इकट्ठे होकर के अपने अपने योग्यताओं के आधार पर सफलतापूर्वक उस उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास करते हैं। इस तरह से समाज के अंदर जो हैं ये विभिन्नताएं, सहयोग और संघर्ष, विभिन्न चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। इसके बाद बात आती है समाज और एक समाज की। समाज और एक समाज अलग अलग अर्थों में प्रयोग किया जाता है। अन्य जो सामाजिक विज्ञान है, समाज का जो सामान्य अर्थ है वो व्यक्तियों के समूह के रूप में करते हैं, जो कि समाजशास्त्री समाज किसे कहते हैं? सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था को या उसके जाल को। और समाजशास्त्री व्यक्तियों के समूह को समाज न मान करके एक समाज कहते हैं। एक समाज समाज से बिल्कुल अलग है, जिसकी सहायता से लोग अपना सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं, और इसमें जो समाज है वो सामाजिक संबंधों का एक जटिल व्यवस्था है, जबकि एक समाज क्या है? व्यक्तियों का एक समूह माना जाता है। सामाजिक संबंध के कारण से समाज अमूर्त होते हैं, अभी विशेषता मैंने बताई है।
लेकिन एक समाज क्या है, व्यक्तियों से मिलकर के बनता है, तो वो मूर्त होता है। समाज जटिल व्यवस्था है, जबकि एक समाज एक सरल व्यवस्था है। एक समूह है, एक उद्देश्य है निश्चित, लेकिन समाज के अंदर ये विभिन्नताएं होती हैं। समाज का अपना कोई एक भौगोलिक निश्चित क्षेत्र नहीं होता है, जबकि एक समाज का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र देखने को मिलती है। समाज सामान्य हम किसे कहते हैं, एक समाज किसे कहते हैं कि व्यक्तियों के जीवन की एक विधि, जीवन का एक जीने का तरीका, उसे हम एक समाज का नाम दे देते हैं। सामान्यतः उनका निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं, उनकी अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है जो अन्य समाजों के अंतर्गत आने वाले अन्य लोगों से अलग होती है। और एक समाज के सदस्यों में समानता, सजातीयता की भावना पाई जाती है। कुछ लोग एक समाज को समुदाय का ही परिवर्तित रूप मानते हैं, जैसे भारतीय समाज, मुस्लिम समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज आदि। मेंजर के अनुसार एक समाज व्यक्तियों का ऐसा समूह समझा जा सकता है जिसके सदस्य समान कार्यों या गतिविधियों में समान रूप से भाग लेते हैं। उसके अलावा र्यूटर ने लिखा है कि एक समाज से बिल्कुल अलग एक संगठन है जिसकी सहायता से लोग अपना सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। तो इस तरह से एक समाज में जो है उसकी प्रकृति समाज से बिल्कुल अलग होती है। तो इस तरह से समाज और एक समाज जो है अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, और एक समाज का आकार काफ़ी छोटा होता है जबकि समाज का आकार व्यापक होता है। धन्यवाद।